हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दमदार एपिसोड, धमाकेदार एपिसोड आज का अनुपमा का, और वैसा ही कुछ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो रिश्ता की भी बात है। तो बढ़िया बढ़िया एपिसोड और बढ़िया बढ़िया रिव्यूज सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए। हाँ, राही ठीक कह रही थी, लेकिन उसने हाथ पकड़ कर रोका नहीं था ना। उसका वो जो लीगल डॉक्यूमेंट जो भी है पढ़ा नहीं था ना। और इन दोनों के सच के सामने कहा था उसने ये चौल को रोकने के लिए, और उसने इमोशनल मैनिपुलेट भी किया। और भारती का जो उससे जानबूझकर जान बिछाया था और उसने खुद करवाया है। और ये पराग जी से कहती है कि प्रॉफिट के लिए अब धोखा देना चाहिए। रियली उसको कहीं कहीं आपने सही कहा, और मेरी बीटेस भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं पराग जी को लग गया था ये धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है। मुझे लगता है फिर से साथ देगा क्योंकि उसके पैसा उसमें अटक गया है। लेकिन जो अनइंटेंशनली से ये होता है तो ये सिलसिला मिलता है, उनके कर्मों का सज़ा मिल जाती है जो डिज़र्व नहीं करती। अनुपमा विश्वास क्या था, अंधा भक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह एक के बार मदद करते रही, तो इतने बड़ा मदद किया तो कैसे अविश्वास दिखा सकती है। लेकिन बार बार पुश कर रही है साइन करने में, उसको हस्तक्षेप निकालने के लिए, तो तब उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो शादी के वक्त भी हो रहा है, सो द एरर और जजमेंट हो जाता है। तब ये दोनों क्यों नहीं पढ़े? मुझे 1 मिनट देखो, ये सवाल चौल और आपका भी है। ये लोग भूत की तरह ऐसे खड़े रहे थे दोनों, पर पराग को भी नहीं पता था कि अनुपमा को नहीं पता है। तो इसलिए यही तो कहना चाहता है, कुछ तो गोलमाल है। तो कहीं ना कहीं क्या होना है, मुझे लगता है कि अभी ये सब कुछ वक्त नहीं पता चलेगा, पर ऐसे सुनने में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोटी बा को पढ़ना चाहिए। मोटी बा उसे अनुपमा को ब्लैकमेल करेगी, पूरा परिवार है। आप एक परिवार की बात करें, ये तो चौल के कितने लोगों का परिवार वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको बदवा लगेंगे। किसने कहा पूरे बिजनेस में दाव में लगाने के लिए? वो भी एक नेता के विश्वास करके उसने किया था। वो बदला लेने के लिए भी किया है वह रजनी ने, और ये क्योंकि उसको धोखा मिला तो उसको बदला, उसको कर्मों की सजा पराग जी से जरिया मिल रहा है। और अच्छे इंसान को धोखा दे उसको भी मिलेगा और रजनी को भी सबक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा ज़रूर मदद करेगी, प्रेम मदद करेगी। अभी तक तो राही का भी साथ तो दे रही है अभी तक अनुपमा के लिए, पराग जी देखने के बाद भी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैंने कहा रियली उसको हार्ट अटैक दिलाने के लिए अभी वो मोटी बा की सच निकली, ये तो बुलडोजर के सामने खड़ लेटे रही। धोखे से साइन लेने में और बोलने में, और उस पर उल्टा चौक जो डायलॉग अनुपमा बोल रहे थे ये रजनी बोल रही है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड तो मैंने देखा, बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे शुरुआत में एक सवाल समझ नहीं आता कि जब भी इमरजेंसी होती है तो एक हीरोइन को ऑटो क्यों नहीं मिलती। अहमदाबाद से कोठारी हाउस के फंक्शन में जाने के बाद वो स्लीपर पहन के आई। इतना भी क्या गरीब दिखाना। सिंपैथी है अनुपमा से, लेकिन ज़बरदस्ती की मत छीनो यार, अजीब लगता है। थोड़ा तो लॉजिकल होना चाहिए ना। रजनी और पराग की बातें सुनकर मुझे ख्याल आया
कि अनुपमा पहले क्या करती। पहले वचन तो उसने चौल वालों को दिया था ना, फिर पराग कोठारी को दिया। तो जब मुसीबत पहले वचन पे आएगी तो वो यहाँ टपक ही पड़ेगी। वैसे वो डिस्कशन वाला सीन बहुत अच्छा था रजनी और पराग का। रजनी ने जान लिया कि पराग को अनुपमा ने वचन दे दिया है कि वो उधर ही रहेगी, लेकिन पीछे से अनुपमा जो दिखाई दी आईने में गाड़ी के, वो बहुत सही था। मिरर में, सॉरी मिरर भी नहीं, क्या कहते हो, पीछे का कांच। हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं होगी कि गाड़ी के दरवाजे के बाजू में आके खड़ी और किसी का ध्यान नहीं गया। ला, और पूर्वी छाया चौल में क्या एंट्री मारी अनुपमा ने। डॉट 12 बजे बुलडोज़र के पूर्वी छाया चौल में कदम रखने से पहले, सॉरी घुसने से पहले, कदम कहाँ से रखेगा ना बुलडोज़र। अनुपमा की थांबा वाली आवाज़ से जो आंधी उठी वो किसके छप्पर फाड़ेगी। चौल वालों के छप्पर फटेंगे या रजनी के छप्पर उड़ेंगे। और इस आंधी के साथ सबके भ्रम टूटने का वक्त आ गया है। पराग, रजनी, अनुपमा, सबकी सच्चाई सामने आएगी। कुछ झूठ, कुछ धोखा, कुछ फरेब। मतलब पराग और रजनी को अनुपमा ने विलन बताया। चौल वालों के सामने अनुपमा विलन बनी। असली मास्टरमाइंड कौन है? रजनी देसाई। इस बार तो बहुत बुरा फंसाया उसने। चारों खाने चित्त कर दिया अनुपमा को, पर उसे पता नहीं है अनुपमा 5वां खाना भी ढूंढ ही लेगी। पराग के सामने अनुपमा की सच्चाई और रजनी के झूठ का ऐसा बवंडर खड़ा होगा ना कि बेचारा पता नहीं कि चलेगा कि सर खुजाऊं या जूते पकड़ के भागूं। वैसे कहते हैं ना कान्हा जी के, सत्य के आगे सब कुछ शून्य है, ज़ीरो है। और सच आज नहीं तो कल तो सामने आ ही जाएगा। तब क्या कहेगी रजनी? सबकी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। सालों की मेहनत, पराग की बोलो, रजनी की बोलो, कुर्सी, पार्टी, ये सब उड़ने वाला है। रजनी स्मार्ट कितनी है ना, अनुपमा की नज़र में पराग को दोषी ठहराया और चौल वालों की नज़र में अनुपमा को। वाह! ऐसे ही अनुपमा ने सवाल पूछा, रजनी तो कुछ करती क्यों नहीं, तो चुप क्यों है। और जो उसने दूसरी चाल चली ना, फ्लैट के पेपर्स दिखाने वाली, ये बेवकूफ़ है एक नंबर की। अगर अनुपमा में दिमाग होगा तो उसकी सच्चाई साबित होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर अनुपमा एक ही सवाल पूछे कि इतनी बड़ी चौल के बदले अनुपमा ने 0.0% की प्रॉफिट रखी, वो भी एक फ्लैट लेकर, मतलब अजीब नहीं है? करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट में अनुपमा सिर्फ चंद लाख रुपए का फ्लैट मांग के चुप बैठ जाएगी। इतनी बेवकूफ़ है क्या? मतलब जो उसने कहा ना कि भारती की शादी के बदले हमने चौल का सौदा किया, इतना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम। माय गॉड! अनुपमा तो दूसरे के बच्चों को अपना ले, वो भारती का सौदा थोड़ी करेगी। लेकिन जब ये बात भारती को पता चलेगी तो भारती सच मानेगी, झूठ मानेगी। जैसे प्रॉमिस रजनी ने लिया है भारती से कि तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं, क्या वो अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? क्या वो भी अनुपमा को अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराएगी या रजनी की चाल समझेगी? वरुण क्या करेगा? सबसे ज़्यादा बुरा मुझे पराग के लिए लग रहा है। अपना सब कुछ लगा के उसके हाथ में चवन्नी भी नहीं आने वाली। रजनी ने जो इल्ज़ाम पराग पे भी लगाया, अनुपमा पे भी लगाया, कान्हा जी के साथ साथ मुंबई की मुंबई देवी भी इस पे नज़र गड़ा के बैठ जाएगी रजनी की। अच्छा नहीं है इसके लिए। अगर रजनी कह रही है कि फ़ायदा चाहिए तो चुप रहो, अगर पराग ने फ़ायदा देख लिया तो फिर इसके हाथ में ब्रांडेड चांदी का कटोरा ही आएगा। और क्या कहेगी वसुंधरा कोठारी कि वो फटी हुई साड़ी में थिगड़े मारी साड़ी पहन के भीख मांगेगी? कुछ लोग अल्लाह के नाम पे भीख मांगते, कुछ भगवान के नाम पे मांगते, ये श्रीनाथ जी के नाम पे मांगेगी, है ना? बाकी का सीन हम कल देखेंगे। जब अनुपमा बुलडोज़र के नीचे सो जाएगी, सब सही और झूठ सबके सामने आ जाएगा। लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मानेंगे आज नहीं तो कल। थोड़ा नाराज़ है, थोड़ा सा डरे हुए हैं, सड़क पे आने का डर है, तो ठीक है, इट्स ओके। कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, टेंशन भरा था। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये ऐसे टाइम पर अनुपमा की हमेशा चप्पल टूटती क्यों है? चौल वालों को इतना विश्वास तो है कि अनु उसको
धोखा नहीं देगी। और जब सब लोग कह रहे हैं कि अनु वहाँ उससे मिलने गई है, और उधर रजनी और पराग गाड़ी में, उसने तो पराग को भी धोखा दिया, अन्नू को तो दे ही दिया धोखा, और साथ में चालू वालों को भी दे दिया, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है। पराग भी हैरानी से रजनी को देखने की और देख रहा है, और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इतना भी वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो ये बात ना समझ पाए कि ये रजनी ने सबके साथ-साथ उसको भी धोखा दिया है। कुछ लोग जब अनुपमा पहुँची नहीं है, तो कुछ लोग अनुपमा के खिलाफ भी हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से अ, ये अब जब पहुँच भी गई है, और वो रजनी से कह रही है कि तूने कहा था कि ये तो उसके पेपर हैं, स्टे ऑर्डर के पेपर हैं, और तू अब झूठ क्यों बोल रही है, मुकर क्यों रही है। लेकिन रजनी तो बड़ी घाघ वाली नेता है, जैसे कहना चाहिए ना, मतलब काइयाँ टाइप की, जिसने सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए ही ये शायद राजनीति में आई है। और जो है, अब इसने अपने बचपन की दोस्त को, पराग को, सबको धोखा दे दिया है। और उधर पराग कोठारी से प्रेम सवाल जवाब कर रहा है, कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता था, और कह रहा है मैं मान ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना पता हो। और अब जो है पराग के गुस्से का सामना तो रजनी करेगी, और जो मुझे आसार दिख रहे हैं वो ये है कि ये पराग का भरोसा और वो सब तो खोएगी ही खोएगी। अपनी राजनीति की कुर्सी भी खोएगी, और बेटी तो वैसे ही इसके खिलाफ है, अब तो और नफ़रत करती है। तो अब तो ये अभी तो शायद जैसे ये वरुण की शादी में पहुँच गई थी, घर पे नहीं रुकी थी, लेकिन अब तो ये और भी दूर हो जाएगी, और अब शायद कभी ज़िंदगी भर ये रजनी की शक्ल ना देखे। सारे रिश्ते और ये तोड़-ताड़ के यहाँ से चली जाएगी। मुझे जो लग रहा है, बाकी आगे क्या मेकर सिखाते हैं मैं नहीं जानती। क्योंकि कल के जो एपिसोड में हमने देखा था, जब प्रेरणा ने ये बोला है कि ये अपनी बेटी को ही बेच दिया, तो उसका सौदा कर दिया, तो और अनुपमा क्या चीज़ है, या जो भी उसका तुम लोग क्या चीज़ हो। बिल्कुल सही कहा था। अपनी बेटी की सगी निभाई जिसने बेटी अपनी राजनीति के लिए अपनी बेटी को बलि सूली पे चढ़ा दिया, तो उसके लिए ये अनुपमा और पराग क्या चीज़ है, उसके लिए तो बस सिर्फ राजनीति, पैसे और कुर्सी, यही तो वो है। उसके लिए भगवान है, बाकी तो सब और जितने लोगों की ये बददुआ लेगी ना, उतना ही इसका बुरा हश्र भी होगा। क्योंकि और अनुपमा जैसी इनोसेंट औरत का जो कान्हा जी की इतनी बड़ी भक्त है, उसको धोखा देकर ये तो उसने तो अपना विश्वास, भरोसा सब खो दिया। अब ये जब कभी भी इलेक्शन में खड़ी होगी, तो क्या चौल वाले इसको वो वोट देंगे? और क्योंकि ये सब लोग अनुताई को तो जानते हैं, अनुपमा को जानते हैं। जिस तरह से आज जस्सी ने बोला भी है कि अनु जब सब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे कि अनु हम इतने टाइम से अनुपमा को जानते हैं, तो क्या वो कभी भी हमें इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। मुझे इस पर उन पर पूरा भरोसा है। सरिता ताई भी बोल रही हैं, अब इन लोगों को अपने खिलाफ होते देख फिर रजनी ने अपनी चाल खेल दिया है, अपना दाँव खेल दिया कि ये देखो ये है इसका नए फ्लैट का पता, और ये वो, और वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, और वो बार-बार कह जाएगा तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरे कहने पर ही तो मैंने सब कुछ किया था। और झूठ की भी तो कोई एक हद होती है, और जिस तरह से आज प्रेरणा ने सरेआम अपनी माँ के खिलाफ बोला है, वो अच्छा था। और उससे पराग से कह रही है कि मैं जो आपसे इसने कहा, मैं नहीं जानती कि ये कैसे है, क्या है, जो भी है उसका डायलॉग था, और आप इन पे भरोसा मत करना, लेकिन अब तो वो भरोसा कर चुका,
और अपना सब कुछ इस पर दांव पे लगा चुका है। और जब उसको ख्याति की बात याद आई है कि जो है आपने मेरा इतना हमारा इतना साथ दिया है, और ये सब जो है उसको कह रहे मैं तो खुद पराग को यहाँ पे और अ, यहाँ पे देख के हैरान हूँ। वो कह रहे कि जब तेरे बचपन की सहेली और समधी साथ-साथ हैं, तो तेरे भी तो होंगा। सच में रजनी जैसी घटिया नेता भी होती है हो, क्योंकि नेता लगभग शायद ऐसे ही होते होंगे। मेरा कभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन होते तो ऐसे ही होंगे। और और आज तो राही भी जो है अनुपमा के साथ ही है, और उसके साथ उसके सपोर्ट में बोल रही है, खैर मेरी मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। और प्रेम भी बोल रहा है। और जब पराग ने कुछ बोला है तो कह रहा है कि अगर अपना फ़ायदा करना है तो फिर कायदा नहीं देखते। और अभी तो रजनी को पराग के गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम पहले ही ऑलरेडी उसमें बीटीएस में हम देख चुके हैं कि अभी पराग उससे सवाल जवाब करेगा। और प्रीकेप में जो हमें दिखाया है वो तो हम पहले भी कह रहे थे कि ये अपने बुलडोज़र के आगे लेट जाएगी और इस चाल को तो टूटने देगी नहीं। तब तक शायद कुछ ना कुछ ये शायद मेरे ख्याल में अब पराग इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कितना बड़ा झूठ बोलती है ये औरत, और कितना झूठ बोलेगी। झूठ की भी हद होती है रजनी। सारा ठिकरा तुमने अनुपमा पे फोड़ दिया। चलो कम से कम प्रेम और राही तो उस वक्त हाजिर थे जब तुमने अनुपमा से सिग्नेचर लिए, वरना तुम तो पता नहीं क्या ही करती। और सच में तुम धोखेबाज हो। और सही कहा, नेता धोखेबाजी होता है। सब लोग अनुपमा पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन चलो जस्सी ने साथ दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुपमा हमें धोखा दे। और चलो तब तक राही और ये लोग भी आ गए कि मेरी मम्मी कभी किसी को धोखा नहीं देती और ना ही झूठ बोलती है, उनके साथ धोखा हुआ है। एकदम टाइम पर वो बुलडोजर के सामने आ गए और सबको रोक दिया। अरे जो खुद हैरान है कि पराग कोठारी भी इसके साथ, पराग कोठारी वो बिल्डर और रजनी तीनों मिले हुए हैं, वो उसे पता तक नहीं और उस पर इल्जाम लगा रहे कि तुम सब जानती थी। वाह रजनी, लेकिन तुम एक बात भूल चुकी हो कि ये भी अनुपमा जोशी है। जब वो बोलेगी ना तो तुम्हारी बोलती बंद करेगी। और वो कहते हैं ना, छोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो सुराग छोड़ ही देता है। और यही तुमने भी किया होगा। जिस तरीके से तुमने कहा कि मैंने उसे ये बिल्डिंग देने का वादा किया है और इस घर के बदले में उसने मुझे वो एनओसी दी। वाह, कहाँ से कहाँ कहानी लेकर गए। अरे यहाँ तक पराग को भी नहीं बोलने दे रहे। और सही कहा प्रेम ने कि ना मैं, राही और मम्मी तीनों में से किसी को भी पता नहीं था कि आप रजनी आंटी ने मम्मी से इस तरीके से ये जो साइन किए, मम्मी को कुछ पता नहीं था। क्योंकि उस वक्त के सबसे बड़े गवाह तो यही दोनों थे ना। अब कल भी बोलेगा कि अगर आपके दिल में चोर नहीं होता तो आप हमें पेपर पढ़ने देते, लेकिन कैसे पढ़ने देती प्रेम। फिर चोरी तो था उसके मन में, इसीलिए तो पढ़ने नहीं दिए। हरा भनाप सनाप बोल रही है। लेकिन रजनी, ना ये बुलडोजर चलेगा ना ये घर टूटेगा। अब देखते हैं तुम क्या करती हो। आज अनुपमा को इतना अफसोस हो रहा है, वो गिरते पड़ते आ रही है बुलडोजर के सामने। सच में। और बिल्कुल सही कहा कि अंकल, जो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को धोखा दे सकती है वो आपको भी दे सकती है। इस पर भरोसा मत कीजिएगा। और राही ने कहा, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि हर बार उनकी बेटी बोलती रही कि इस पर भरोसा मत कीजिए मत कीजिए, क्योंकि ये धोखा देती है और नेता धोखा देते ही है। वो कभी किसी के सगे नहीं होते। आज अनु को सारे फ्लैशबैक याद आ गए उसके, जिस तरीके से उसने प्रेशर डाला और सिग्नेचर लिए।
बाप रे बाप, क्या गेम खेली है वसुंधरा ने, रजनी ने। न पराग को पता चलने दिया और न ही अनुपमा को। और सही कहा, प्रेम ने तो कहा कि आप भी थे, आपको कितना कहा, क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी को, मुझे, राही को और मम्मी को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि रजनी आंटी ने पेपर्स में ये लिखा है, और आपको भी बताया नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, आपको भी सब पता है। लेकिन बेटा, ये रजनी सच में बहुत ही घटिया है। उसने तुम्हारे पापा को भी अंधेरे में रखा और अनुपमा को भी। अरे जब कोई उस चौल को खाली नहीं करने देना चाहता, और फराग भी शॉक्ड है रजनी की बातों से। कहती है कि वो तो वहां रहने वाली थी क्योंकि उसने वादा किया था, उसके पोता बहू के साथ रहने वाली थी। ये सारी बातें भी सुनकर वो भी शौक थी कि इसे किसने बताया। लेकिन क्या करे अनुपमा, तुम्हारे समधी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड दोनों के रिश्ते जो थे कॉलेज टाइम से, तो ये जो दोस्ती थी वो तो तुम जानती ही नहीं थी। सच में आज अनु की हालत नहीं देखी गई, क्योंकि वो कितना सदमे में थी और उसकी हालत कितनी खराब थी। अब तो जो रिकेप दिखाया जिसमें वो बुलडोजर के नीचे लेट जाती और बोलेगी कि ठीक है, चलाना है तो मुझ पर चलाओ और जाकर घर तोड़ो। अब इससे बड़ा सबूत चौल वालों को क्या चाहिए। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी कि जैसे अनुपमा का साथ दे रही है, क्योंकि वो इतना तो जान ही गई है कि वो कुछ भी कर सकती, लेकिन धोखा नहीं दे सकती। लेकिन एक बार सरिता तय भी अनुपमा पे इल्जाम लगाएंगी, जो हमें कल देखने को मिलेगा। तब परी बोलेगी, और राही भी और ईशानी भी। बाप रे, रजनी की बातें सुन के तो मैंने सर ही पकड़ लिया कि बाप रे, ये बात कहाँ से कहाँ लेके जा रही है और कैसे कैसे बोल रही है। अनुपमा के सारी बातों का ठिकरा फोड़ रही है कि उसे पहले दिन से पता है। अरे बाप रे बाप। और ऊपर से वरुण और भारती के भी फोन बंद कर दिए। देख लिया अनुपमा, भलाई का नतीजा। तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि पूरा जग अच्छा है। कोई अच्छे नहीं होते लोग, कब धोखा देते हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया। जब जानती हो कि वो इंग्लिश में, तुम्हें किसी से तो पढ़वाने चाहिए थे। इसी का फायदा तो रजनी ने उठाया, जो तुम्हें अब समझ में आ रहा है। लेकिन देखते हैं अब रजनी और पराग क्या करता है कल। लेकिन साथ तो रजनी की बेटी अनुपमा के साथ ही है, क्योंकि सही कहा उसने, सांता बेन का भी उसने मिस यूज किया है उनकी अच्छाई का। बिल्कुल सही कह रही थी। हम देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि जहाँ प्रेम राही और प्रेरणा है और अनुपमा की कल आवाज गूंजेगी, हमारी शेरनी कल बोलेगी और तब सबकी बोलती बंद भी करेगी। लेकिन बहुत गलत किया है रजनी ने, पराग और अनुपमा दोनों के साथ। लेकिन अनुपमा पराग को भी बचाएगी और पूर्वी छाया चौल को भी बचाएगी। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि अब शोर मचाने को तो कितना भी मचा लो, अब आई है राही, थोड़ा अनुपमा को प्रोटेक्ट भी कर रही है, मगर ये प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं अगर राही प्रेम आगे बढ़ के अनुपमा का हाथ रोक लेते, क्योंकि वो भी तो वहां पे थे जब अनुपमा ने डॉक्यूमेंट साइन किए थे। तो आज ये मंजर होता ही नहीं। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। और अंजू मिस्त्री बिल्कुल सही कहा आपने कि जबरदस्ती की सिंपैथी लेने की जरूरत नहीं है, हर बार सेम चीज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि पहले गिरना, फिर चप्पल का टूटना, फिर ऑटो नहीं मिलना, कहीं पे भी नहीं मिलना, तो ये सब जबरदस्ती की सिंपैथी लेने की बात है। बट ये बात भी मैं आपको कहूंगी कि हमें लगता है, मगर सबको ऐसा नहीं लगता। कुछ लोगों को यही अच्छा लगता है कि अरे वाह क्या बात है, ये बहुत ही गलत हो रहा है, अरे कैसे हो गया, ऐसे वाला आता है। तो है तो सही आपकी बात सही, जबरदस्ती की सिंपैथी वाली। और बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है कि अनुपमा की ये जो आंधी है
ये बहुत ही जबरदस्त है। ये असली मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देगी, यानी रजनी को। बिल्कुल, ये आंधी आई है, कुछ तो करके जाएगी। और सुजाता जी, आपने भी बहुत सही कहा है कि ये सवाल है कि अनुपमा की चप्पल हर बार क्यों टूटती है। बिल्कुल सही है, अनुपमा गिरती भी क्यों है और अनुपमा को ऑटो भी क्यों नहीं मिलता है। तो कान्हा जी, ये वाली बहुत ज्यादा रुकावटें डालते हैं अनुपमा की स्ट्रगल में। तो बढ़िया रिव्यू आपका भी सुजाता जी। और ख्याति जी, आपकी भी बात सही है कि जब अनुपमा बोलेगी तब होगी रजनी की बोलती बंद। यस, जब अनुपमा की गुहार, क्या कहते हैं उसको, गरज गूंजेगी, तो फिर बोलती बंद होगी। और यहाँ पे एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी ख्याति जी, कि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने आपकी और आपके हस्बैंड की फोटो जो है लगा दी है, जैसा कि आपने कहा था। थोड़ा लेट आई, मगर फिर भी कुछ करके मैंने कर दिया है, आपकी फोटो लगा दी है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस एनिवर्सरी पे। और आपके पापा के लिए दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उनकी सफरिंग कम हो जाए। तो थैंक यू सो मच अनुपमा के रिव्यूज के लिए। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता के रिव्यू। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए भाई ना प्यार से उस वाणी को समझा रही है। और अरमान को पता है कि अबीरा का जो भी इंस्टिंक्ट है सच होता है, वो झूठ नहीं बोलती है। लेकिन पूरा देखने में डर लगता है, कहीं डर के अपने डर से कैसे फेस करेगा, कैसे देख पाएगा, कैसे वाणी को देख पाएगी उसका आंखें, और कैसे परिवार के फेस उस डर से। और ये मित्तल तो इतना शातिर डायलॉग है, क्योंकि पूरा फैमिली को ब्लैकमेल करेंगे। तो ये है उल्टा भी ये होता है। वैसे तो एविडेंस मिल गया है थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं, लेकिन पूरा देख रहा है। ये मारा नहीं था, वो उल्टा वहां बॉटल ले रही थी, तो कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि उसमें पूरा और एविडेंस है, क्योंकि एविडेंस तो देखते हैं, सिर्फ एक ही चॉइस है। जैसे कर्ज की फिल्म की वजह से जिस तरह वो ड्रामा या मूवी दिखाई थी, उसको जब उसमें आइडल को माला पहना रही है, तो उसमें क्रिएट द एटमॉस्फेयर, मतलब अगर चोर को पकड़ना, चोर की तरह सोचना है, तो उस एनैक्ट करना पड़ेगा, जिसका उसको गुस्सा आए, उसको वो गलवाएगी सच, तभी वो उसी में अग्रवाल को पकड़ा था, समथिंग लाइक दैट, ऐसे सिचुएशन था। हाँ, तो दैट सिचुएशन वाज क्रिएटेड, तो ऐसा करने से वो पकड़ सकते हैं, सिर्फ क्योंकि इकबाल एक जुर्म को वो कबूल करने से ही वो पकड़ सकते हैं। अभी दादा भी क्या, हमारी अभी विद्या क्या बकवास करिए, तो फिर हमारे डिसीजन गलत बोलेगी। दिमाग है या नहीं ये सबको, सब पे नाराज हो रहे हैं नाबिरा पर ये लोग बहुत बड़ी गलती कर रही है, बेचारी अकेला खा रही है। अरमान उससे बात कर रहा था, तो उसको पापा के साथ वो पतंग चला रही थी, वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि ये मायरा ने कहा था उसको अपने माँ बाप के हिफाजत कर दें। ये लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं मायरा को, ये गलत है, ये सही है। ये इतनी छोटी से बचपन पर उनके पे कोई दुख नहीं होगा, इसके माँ बाप चले गए। अगर एनिमी ने किया, उसके क्या गलती है बच्ची पर। लोग इंसान नाम के डब्बा है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अरमान इडियट है या क्या है? पूरा वीडियो तो देखो, वो उसे गाड़ी में पीछे बिठा रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है वो तो देखो ना। उसने वीडियो पूरा देखा और कहता है कि इसकी बदतमीजी देखो। जब सबूत तक पहुंचना है तो ठीक से सबूत तो देखो, लेकिन नहीं। मुझे तो अरमान एक लॉयर, खुद को लॉयर बोलता है ना, लॉयर क्या करता है, कोई सबूत मिले उसे पूरा देखता है, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ अबीरा को गलत ठहराना है ना। जैसे आज भी बोला, अगर तुम गलत निकली
तो तुम्हें मित्तल और उसकी बेटी से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों मांगे भाई? जब वो गलत है ही नहीं तो माफी क्यों मांगे? गलत तुम हो अरमान, क्योंकि तुम्हें सच तक पहुंचना ही नहीं है। अगर सच तक पहुंचना होता तो कम से कम वो वीडियो पूरा देखते, लेकिन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देख के तुमने ये समझ लिया कि इसकी बदतमीजी देखूं, या वो उस लड़की के साथ जो गलत कर रहा है वो देखूं, हैवानियत देखूं इसकी। वाह, यानी कि तुम खुद ही अपनी ही बीवी को गलत ठहरा रहे हो। तो वहां क्यों बोल के आए कि मुझे मुझसे ज्यादा भी अबीरा पे विश्वास है? क्यों? और इतना तो कॉमन सेंस लगा, वो तुम्हारा साथ दे रहा है जब तुम्हारी बीवी कह रहे है कि वो लोग हैवान है, वो लोग गलत है, वो कुछ भी कर सकते, फिर भी तुम्हें अबीरा पर विश्वास नहीं है। अरमान बहुत पछताने वाला है। अरमान की यही तो गलती है, हर बार गलती करता है, फिर पछताता है, और फिर माफी मांगता है, फिर गलती करता है, फिर माफी मांगता है। उसका यही एक पैटर्न रह गया है। और आज मीनू चाची और क्यारा की बात भी अबीर ने सुन ली, क्योंकि मीनू चाची ने उन्होंने नाटक किया कि मेरा सर दुख रहा है। लेकिन क्यारा को भी सोचना चाहिए, इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मीनू चाची भी बड़ी है, कुछ भी हो, लेकिन अब वो तुम्हारी समधन है, तो कुछ तो सोच समझ कर बोलो। आगे पीछे भी देखो, कोई तुम्हारी बात तो नहीं सुन रहा है। अबीर को तो डेफिनेटली बुरा लगेगा ही। जब वो तुम्हारी बेटी का साथ दे रहा है तो फिर इस तरीके से बातें करने की जरूरत ही क्या है? और वाह दादी सा और अमिंद्या, तुम लोग तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो। आज अबीरा से बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना उसे कुछ काम करने के लिए हाथ लगाने दे रहे हैं। वाह, क्या गलती की है उसने? सही का साथ दिया इसलिए। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आएंगी ना, तो आप लोग भी उसी कटघरे में खड़े होंगे जहां आज तुम लोगों ने अबीरा को खड़ा रखा है। क्योंकि गलत तुम सब हो, अबीरा का भी गलत नहीं होती। और इतनी तो अक्ल होनी चाहिए दादी साहब को कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा। और क्यों झूठ बोले भाई? क्या वो अपनी खुशी से अपनी जान दे रही थी? जान किसकी वजह थी दी? आपके पोते की वजह से। क्योंकि उसने जब जज साहब से कहा कि मुझे अकेले में आपको अपना बयान देना है, उस वक्त यही अरमान था जिसने वो बयान देने ही नहीं दिया कि फिजूल का टाइम वेस्ट होगा। और उसी टाइम वेस्ट ने तुमने एक माँ को मार डाला और एक बेटे को उसके माँ से जुदा कर दिया। अरमान, एक माँ के रूप में आत्महत्या करना गलती है। कोई भी अपने बच्चे की देखभाल उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह एक माँ करती है। तो उसने आत्महत्या की, जो बहुत गलत था। और अरमान, तुम इतनी ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी आज भी तुम अबीरा के साथ हो, इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे तुम्हारे वफादारी के क्लास की जरूरत नहीं है। तुमने और गीतांजलि ने शादी की थी, क्या आज तक तुमने उसकी सफाई दी है अबीरा को, या उसने तुमसे मांगी है? बच्चे को ले गए, उसके साथ कभी संपर्क नहीं किया, 7 साल उससे दूर रखा, उसके मातृत्व को कोसते रहे। शादी के बाद तुरंत उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर उस दिन बयान कक्ष में तुमने वानी की माँ को बयान देने दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उसे रोकने वाले भी तो तुम ही थे कि उन्हें जो कहना है सबके सामने कहे। अरे किसी औरत की मजबूरी होगी तभी तो नहीं कहा ना। अगर उस वक्त सुन लेते तो शायद आज वानी की माँ जिंदा होती और तुम्हारी वजह से वो बच्ची अनाथ नहीं होती। जो कहते हो ना कि अगर वो बात सच निकली तो मैं उसका गुनहगार बन जाऊंगा, तो जब सबूत मिला है तो पूरा देखो ना, हिम्मत करो। क्यों हिम्मत नहीं है? अरे अबीरा लड़की होकर भी वो सबूत देखने के लिए तैयार है, और तुम एक मर्द होकर भी सबूत नहीं देखना चाहते। साबित क्या करना चाहते हो? और मुझे मायरा पे, ठीक है उसकी गलती है, लेकिन फिर भी वो बच्ची ऊपर से सबको देख रही थी खुशियां मनाते हुए, और अरमान उसके पास आया और कहा कि आप पतंग नहीं उड़ाएंगे तो मैं अपने बाबा के साथ उड़ाती थी। शर्म आनी चाहिए, वरना वरना अरमान तुम्हें।
तुमने एक बच्ची से उसके माँ और बाप दोनों ही छीन लिए, और उस बच्ची के माँ बाप के ऊपर ऐसा दाग लगा दिया है जो ये बच्ची मरते दम तक भुला नहीं पाएगी। और उस पर भी लोग उसी तानों के साथ बात करेंगे। अगर तुम सच का साथ देते उस वक्त और बयान सुन लेते तो शायद आज वो बच्ची कम से कम अपने माँ के साथ तो होती। और ये तो टैग नहीं लगता कि उसके पापा एक बलात्कारी है। बहुत गलत किया है तुमने अरमान। आज रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंसू भी आज मुझे जूठे लगे। चलो माधव जी और मीनू चाची ने अबीरा का साथ दिया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अबीरा झूठ नहीं बोलती, और अरमान खुद जानता है कि उसकी बीवी झूठ नहीं बोलती। फिर भी आज पतंग के टाइम पे भी बोल रहा था कि तुम गलत हो इसीलिए पतंग बिगड़ गई। सच में सच सामने आने दो, फिर पता चलेगा गलत कौन है और सही कौन है। अरमान से ही उम्मीद नहीं थी। बाय गाइस, गुड नाइट। करेक्ट कहा सुची जी की सबूत जो हैं वो और भी ढूंढ लेगी, अब अबीरा भी ढूंढ लेगी, अरमान भी ढूंढ ही लेगा। अब थोड़ा सा कर रहा है, नखरे कर रहा है, कुछ उसको लग रहा है कि मैं ही सही था, इस बात को लेके उसके दिमाग में चल रहा है, मगर डेफिनेटली सबूत तो मिल ही जाएंगे क्योंकि सबूत तो सामने ही है। और ख्याति जी आपने बिल्कुल अरमान पे सही गुस्सा निकाला है कि ध्यान से नहीं देख रहा है सबूत। आपने तो उसकी लॉयर की डिग्री पे भी सवाल उठा दिया है। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीजन 2 अच्छा सवाल था। अगर वाकई इतना चिंता होती क्यों उस दिन मिहिर के साथ नहीं करती जो तुलसी ने देखा था। और सच का गायत्री चाची ने सास क्या समझा, वो सीधी सादी, उसका ड्रेस सेंस नहीं है, ये नहीं है। अभी क्या इतना विश्वास, आत्मसम्मान, अपने पैरों पे खड़ी रही। ये तो देखिए ज़्यादातर हर गुजराती एक बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, और आजकल मौसमी औरत में आत्मा अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। तो इसके ये जिस तरह नैना हमेशा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर लेती है, ये हेमंत का पोता नहीं दिखता, नैना का बेटा जैसा दिखता, क्योंकि जिस तरह एटीट्यूड, पैसों के लिए कुछ भी, उसको कुछ कामना नहीं करनी, उसका प्यार नहीं है, सिर्फ पैसों की शादी करना है। ठीक है, हर इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन प्यार, आत्मसम्मान जो भी होती है ना, होता है। अगर वाकई उसको मन लगा वो काम कर सकता है। वो बहुत आलसी है। और ये शादी तुलसी की वजह से हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि ये शादी तक तो जाएगी। और इसलिए जो बिजनेस एक औरत अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए, ताकि किसी मर्द पर विश्वास ना करें, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसलिए वो खड़ी रहेगी। पर जिस तरह बार बार बहुत नेक दिल से मैं ऐसे नहीं कर सकती, बहुत शराब, ऐसे नहीं, अगर वाकई है तो अपनी गलती सुधारती और मिहिर भी रह जाता, उसमें घर तक नहीं रहता। अपनी सही कहा अंजू जी, ये तो होना चाहिए ना। पर देखते हैं कैसे होता है, वो कैसे कितना कंपटीशन जीतती है। और वो वृंदा है ना, और वक्त रहते फिर तुलसी भी कर लेगी, क्योंकि वो कंपटीशन जीतना ही था। पर मिहिर हंस रहा है, उसको कुछ भी करके उसके वक्त मिल रहा है ना तुलसी के साथ। तो अभी कैसे नैना घर से निकलवाएगी और कैसे नैना का सच आता है। पहले पर परी का जो उसको चोट लगी है, उसको बार बार बेइज्जत कर रहा है, बार बार उसके मारता रहता है यूरन विजय, उसके बारे में तो पता चल ही गया है। अगले कदम क्या होगा, और मिहिर से बात करेगी या क्या करेगी और कन्फ्रंट करेगी, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए अभी वो सब लोग बाबूजी वगैरह
इसकी देव और सलोनी की सगाई करने के लिए अब कह रहे हैं। और ये मिहिर और तुलसी कह रहे हैं कि अभी मतलब इसके माँ-बाप नहीं हैं, इसके वो नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोग तो हैं। तो मिहिर ने शायद मिहिर ने ही फ़ोन लगाया है हेमंत को। कह रहा है कि आप लोग तो हैं और जो है मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। तो आप जो है सगाई कर लो। और नोएना तो फालतू में ही अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। ये जो देव अभी सपने देख रहा है कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे होंगे और गाड़ियाँ होंगी और ये होगा तो शायद इसका उल्टा ही। ना इसे दौलत मिलेगी, ना कुछ मिले, और ये जो घर जमाई बनने के सपने देख रहा है ना, वो तो होने से रहा। और इधर मिताली एज़ यूजुअल उसको ऋतिक को ताना दे रही है। तो ये आज मुझे ऋतिक का ये कहना गलत लगा कि मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। कहना तो उसे ये चाहिए था कि जिस कान से सुनता हूँ, उसी कान से निकाल देता हूँ। तब जो है इसके मिताली की जो बेइज़्ज़ती होती ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। परी अब काफ़ी सुधर गई है। और ये तुलसी अपने कमरे में है, तो वहाँ पे नैना पहुँच गई कि मैंने देव को वो करा, और जो है बेचारी बहुत सह रही है और ये कर रही है, वो कर रही है। बार-बार उसके ज़ख्मों को कुरेदे जा रही है। और जब वहाँ पे ये गायत्री चाची पहुँची हैं, तो जिस तरह से सॉरी गायत्री चाची ने नैना को जवाब दिया है, वो अच्छा था। अ, अब तो हर तरफ से नैना की बेइज़्ज़ती पे बेइज़्ज़ती हुई जा रही है। पर कुछ लोग तो होते ही हैं ना चिकने खड़े। ये नैना कुछ इसी टाइप की है। तो उसने कहा हो गया? अभी कोई या कुछ कहना बाकी है? तो जिस तरह से तुलसी ने फिर नैना को जवाब दिया है ना, तो वो उसके जो है होठों को बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे होठों पे उसके तुलसी ने फेविकॉल लगा दिया, बिल्कुल मुँह बंद, और सिट पिटा के चली। और क्या कह रही है उससे गायत्री चाची से कि आपकी जो है दवाई खाने का टाइम हो गया और आप जाके दवाई खाओ, सो जाओ। अरे जहाँ तुलसी होती है ना, वहाँ बुजुर्गों का, बड़ों का जो है अपमान नहीं हो सकता। ये देव तो अभी से इसके नौकरों के सपने देख रहा है। और ये नैना उससे शायद कुछ हाँ, ये कह रही है कि तुम अभी सगाई मत करो, जब बाद में होगा तो हम सगाई कर लेंगे, जब तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे मतलब दादा दादी आ जाएंगे तब करेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया, कह रहा मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तब तक वहाँ पे नौकर उसके कपड़े लेकर तो उसको और चिढ़ा रहा है कि मैं कौन-सा वो पहनूँ और ये पहनूँ, और सब लोग हैप्पी तो खुश हैं। जिस दिन बाप जी को और इन सब को लोगों को इसकी असलियत पता चलेगी कि ये तो वैसे भी दिल फेंक टाइप का इंसान है। और क्या कह रहा है ये उससे, पार्थ से, अरे जबकि बिल्कुल रिमोट पास में ही पड़ा है। कह रहा है जरा रिमोट तो पकड़ाना, जैसे अभी ये पार्थ उसका नौकर हो। इसने तो पार्थ को भी नौकरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। सच में जब पैसा सर पर चढ़कर बोलता है ना, तो ऐसे ही बोलता है। और ये शादी वैसे तो होगी नहीं, मुझे लगता नहीं। और अगर हो भी गई तो बहुत जल्दी ये जो है ये सलोनी देव को छोड़ छाड़ कर वापस आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो अब तुलसी रहेगी नहीं। या तो कुछ ऐसा होने वाला है, हो जाएगा कि ये तुलसी वहीं रहेगी, पहुँच ही जाएगी। और बार-बार वो जब नया-नया कह रहे हम एक बार मुंबई पहुँच जाएँ तो भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और मुझे तो अपने जो है उसका देखना है, जो भी इसने बंधेज का काम जो शुरू कर रखा है, तो वो देखूँगी भई अपना। और मतलब तो अपना बच्चों अपनी लड़कियों का वो मॉरल सपोर्ट बनना है। बिल्कुल सही बोला। जब एंगेजमेंट हो रही है तो वो देव उसको हीरो को देख रहा है, तो उसने कहा है कि तुम क्या सोच रही हो, तो उसने जिस तरह से बात को घुमाया है, वो तो खैर था ही मज़ेदार। और
उधर तुलसी ने परी को पकड़ लिया है और ये कह रहा है, उसने जब ये कहा कि क्या रणविजय कितना बदतमीज है, उसने कहा कि भाई जब मैं पसंद ही नहीं हूँ तो तुम मुझे तलाक, अरे कोई सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को कोई छोड़ता है क्या? उसके लिए तो परी सोने की का अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसे कैसे छोड़ दे? तो जो है और जिस तरह से वो थप्पड़, उससे पहले ही तुलसी ने इसको सच पकड़ लिया है इसका, परी का, और उसने ये भी कहा है कि रणविजय तुझे मारता है ना, तो वो हैरान रह गई है। और अब जिस तरह से ये तुलसी और क्या कहते हैं परी मिलके रणविजय की बैंड बजाएंगे, वो मज़ेदार होगा। ठीक है भाई, पढ़ाने वाला था, आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने सुचि जी की तुलसी का सवाल अच्छा था। यस, 6 साल पहले कहाँ थी ये हमदर्दी, तब क्यों नहीं याद आई कि एक औरत दूसरी औरत पे जुल्म कर रही है। बहुत सही था सवाल तुलसी का, जवाब तो वो देती कैसे, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि वो गलत है। तो बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी आपकी भी बात सही है कि देव को ना दौलत मिलेगी ना कुछ और, क्योंकि देव की शादी होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये भी सही है, चिकना गड़ा है ये नोयना, कुछ भी नहीं ठहरता उसके ऊपर, सब बेइज्जती हो कुछ भी हो निकल जाता है। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.